इजराइल पे एक बड़ा हमला हुआ है और इस हमले के बाद माना जा रहा है कि क्या इजराइल बहुत तगड़ा वाला एक्शन लेने वाला है। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। यमन के हूती समूह द्वारा किए गए बैलिस्टिक मिसाइल हमले में 6 लोग घायल हो गए। मैगन डेविड एडम के अनुसार एक 50 वर्षीय व्यक्ति की हालत गंभीर लेकिन स्थिर थी, जैसे अंगों में चोटें आई हैं। 2 महिलाएं 54 और 38 वर्ष की सदमे की लहर से प्रभावित हुई हैं, लेकिन उनकी हालत स्थिर है। 64 वर्षीय व्यक्ति को उड़ते हुए मलबे से हल्की चोट आई है। 2 अन्य महिलाएं 22-34 की है जो सुरक्षित स्थानों की तरफ भागते हुए घायल हुई है। हुआ क्या है? हुआ ये है कि एक बड़ा हमला हो गया है। हूती समूह जो ईरान समर्थित है, दावा किया गया है कि ये मिसाइल हमला इजराइल के खिलाफ उनकी कार्रवाई का हिस्सा था। मिसाइल हवाई अड्डे के पास एक सड़क के निकट एक जंगल में गिरी, जिससे 25 मीटर गड्ढा बन गया। इजरायली रक्षा बल ने बताया कि उन्होंने मिसाइल को रोकने की कई कोशिशें की, लेकिन इसमें विफल रहे। कुछ सोशल मीडिया पोस्ट के अनुसार अमेरिका द्वारा आपूर्ति थार्ड और इजराइल की एरो 3 मिसाइल रक्षा प्रणालियां भी इस मिसाइल को रोकने में असफल रहीं। यह हमला हूती समूह की बढ़ती सैन्य क्षमता को दिखलाता है, जो पहले भी इजराइल के खिलाफ ड्रोन और मिसाइल हमले कर चुका है। हमले के बाद इजराइल ने जवाबी कार्रवाई की योजना बनाई और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से क्षेत्र में बढ़ते तनाव पर चिंता जताई। इस हमले को समझने के लिए 1991 के खाड़ी युद्ध का उदाहरण प्रासंगिक है। उस समय इराक के तानाशाह सद्दाम हुसैन ने इजराइल पर 39 स्कड मिसाइलें दागी थी। ये हमले अमेरिका के नेतृत्व वाले गठबंधन के खिलाफ इराक की प्रतिक्रिया का हिस्सा था, जो कुवैत को मुक्त कराने के लिए ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म चला रहा था। इन मिसाइलों ने इजराइल में व्यापक भय पैदा कर दिया। हालांकि नुकसान अपेक्षाकृत सीमित रहा। लगभग 74 इजरायली नागरिक मारे गए और 2 की मृत्यु हुई, ज्यादातर मलबे और सदमे से। अमेरिका ने इजराइल को पैट्रियट मिसाइल रक्षा प्रणाली प्रदान की, लेकिन ये पूरी तरीके से प्रभावी नहीं थी। हूती समूह को ईरान का समर्थन प्राप्त है। यदि इजराइल बड़े पैमाने पर जवाबी कार्रवाई करता है तो ईरान और हिजबुल्लाह इसमें शामिल हो सकते हैं, जो 1991 के युद्ध से अलग है। उसमें जब इजराइल ने प्रत्यक्ष जवाबी कार्रवाई से परहेज किया था। वर्तमान में इजराइल मजबूत सैन्य क्षमता और मिसाइल रक्षा प्रणालियां उसे अधिक सक्रिय रुख अपनाने के लिए प्रेरित कर सकती हैं। बेन गुरियन हवाई अड्डे पर हूती मिसाइल हमला इजराइल के लिए एक गंभीर चुनौती है, जो क्षेत्रीय तनाव और ईरान समर्थित समूहों की बढ़ती आक्रामकता को दिखलाता है। 1991 के खाड़ी युद्ध में इराक की मिसाइलें एकदम अलग थी और अब अलग है। इजराइल रक्षा बल ने मिसाइल को रोकने के कई प्रयास किए, लेकिन वे विफल रहे। आईडीएफ ने हमले की जांच शुरू कर दी ताकि ये समझा जा सके कि मिसाइल रक्षा प्रणालियां जैसे कि एरो 3 अमेरिका द्वारा आपूर्ति थार्ड क्यों नाकाम रही। हमले के बाद बेन गुरियन हवाई अड्डे को लगभग 1 घंटे के लिए बंद कर दिया गया। सभी प्रवेश द्वार बंद कर दिए गए। ट्रेन सेवाएं भी अस्थायी रूप से रोक दी गई। हवाई अड्डा बाद में सामान्य संचालन के साथ खोला गया। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हमले के बाद दोपहर में 3 बजे रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज अन्य शीर्ष रक्षा अधिकारियों के साथ बैठक करी और इसमें बातचीत करी कि क्या चल रहा है। रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज ने कड़ा बयान जारी करते हुए कहा कि जो कोई हमें नुकसान पहुंचाएगा, हम उनका 7 गुना जवाब देंगे, जो तोराह में कठोर सजा के संदर्भ को दिखलाता है। ये बयान हूती समूह और समर्थक ईरान के लिए चेतावनी थी। हूती प्रवक्ता याहवा सारी ने दावा किया है कि बेन गुरियन हवाई अड्डा अब सुरक्षित नहीं है और अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइनों को वहां उड़ाना निलंबित करने की चेतावनी दी है। जवाब में इजराइल ने हूती हमलों को ईरान के आतंकवादी नेटवर्क का हिस्सा बताया है और जवाबी कार्रवाई की धमकी दी है। इजराइल ने पहले भी हूती हमलों के जवाब में यमन में हूती ठिकानों पर हमले किए हैं, लेकिन अब माना जा रहा है अब जो ये हमला होगा ना, ये हमला बहुत जोरदार माना जा रहा है। अमेरिका ने करीब 800 से ज्यादा मार्च 2025 में हमले किए। सैकड़ों हूती लड़ाके मारे गए हैं। इन हमलों का उद्देश्य हूती मिसाइल और ड्रोन क्षमताओं को कमजोर करना है, जो लाल सागर में शिपिंग मार्गों और इजराइल के लिए खतरा बने हुए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी है कि यदि हूती हमले जारी रहे तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। ट्रंप ने हूती समूह को पूरी तरीके से नष्ट करने की कसम खाई है। अमेरिका ने हूती हमलों को ईरान द्वारा प्रायोजित माना है और अब यहाँ पर धीरे धीरे और भी ज्यादा आगे बढ़ता जाएगा ये युद्ध। माना जा रहा है कि इजराइल अब खुद इस मामले को हैंडल करना चाह रहा है। अमेरिकी वारशिप्स ने यमन के विभिन्न इलाकों में 35 हवाई हमले किए हैं, जिसमें अल जौफ और मारिब प्रांत शामिल है।
ये हमले यमनी सशस्त्र बलों की गाजा पट्टी में फलस्तीनियों के समर्थन में चल रही सैन्य कार्रवाइयों और लाल सागर में नौसैनिक नाकेबंदी के जवाब में किए गए। यमनी बलों ने इजराइल से जुड़े जहाजों और ठिकानों पर हमले किए, जिसे वे गाजा में इजराइल के नरसंहार के खिलाफ प्रतिक्रिया बताते हैं। यमन के अल मसीराह टेलीविजन चैनल का कहना है कि हमले अमेरिका की उस निराशाजनक कोशिश की बात है जो यमन की दृढ़ता को कमजोर करना चाहते हैं। ये हवाई हमले उस समय हुए जब यमनी सशस्त्र बलों ने गाजा में इजराइल के सैन्य अभियानों के खिलाफ अपनी कार्रवाई को तेज किया। यमनी बलों ने लेबनान के समर्थन में इजराइल से जुड़े ठिकानों तेल अवीव, हाइफा, इलात बंदरगाह पर मिसाइल और ड्रोन हमले शुरू किए हैं। इसके अलावा लाल सागर में इजराइल की ओर जाने वाली जहाजों को निशाना बनाया है, जिसके जवाब में अमेरिका ने समुद्री टास्क फोर्स गठित किया, जिसके द्वारा यहाँ पर एक्शन लिया गया। यमन के हमले पहले भी होते आए हैं, लेकिन अब यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि यमन के हुती समूह ने लाल सागर में इजराइल से जुड़े जहाजों पर हमले किए, जिससे इस महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग पर खतरा बढ़ गया। भारत का लगभग $50 बिलियन का आयात और $60 बिलियन का निर्यात लाल सागर और स्वेज नहर के माध्यम से होता है, जो यूरोप, उत्तरी अमेरिका और पश्चिमी एशिया के लिए महत्वपूर्ण है। हुती हमलों के कारण शिपिंग लागत में वृद्धि और देरी हुई, जिससे भारत के पेट्रोलियम निर्यात में 38% की कमी आई है। बेन गुरियन हवाई अड्डे पर हमले ने वैश्विक उड़ानों को प्रभावित किया है, जिससे भारत इजराइल व्यापार और यात्रा पर असर पड़ सकता है। यमन के पास तेल और गैस के भंडार हैं, जिसमें भारतीय कंपनियां जैसे कि रिलायंस ने 2006 से निवेश किया है। यमन में अस्थिरता के कारण ये कंपनियां अपना निवेश छोड़ चुकी हैं, लेकिन संघर्ष समाप्त होने पर भारत के लिए आर्थिक अवसर हो सकते हैं। हालांकि वर्तमान में क्षेत्रीय अस्थिरता से तेल की कीमतें बढ़ सकती हैं, जो भारत के तेल आयात बिल को प्रभावित करेगा। भारत और इजराइल के बीच मजबूत सैन्य और रक्षा सहयोग है, जिसमें $2 बिलियन से अधिक के हथियारों की खरीद है। हुती हमले जो ईरान द्वारा समर्थित हैं, भारत के लिए जटिलता पैदा करते हैं, क्योंकि भारत का ईरान के साथ भी ऊर्जा और व्यापारिक संबंध है। भारत ने अमेरिका के नेतृत्व वाले ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्जन में शामिल होने से परहेज किया, ताकि ईरान के साथ अपने संबंधों को संतुलित रखा जा सके। बेन गुरियन हमले के बाद यदि इजराइल जवाबी कार्रवाई करता है तो भारत अपनी तटस्थता नीति को कैसे रखेगा, ये बड़ी बात होगी। यमन में हुती समूह के कार्रवाइयां क्षेत्रीय संतुलन को प्रभावित करती हैं। पाकिस्तान की भूमिका भी है। पाकिस्तान ने यमन में सऊदी अरब के नेतृत्व वाले गठबंधन का समर्थन किया है, लेकिन 2015 में उसने तटस्थता की नीति अपनाई। सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात के साथ तनाव बढ़ा। यदि यमन में संघर्ष बढ़ता है तो भारत पाकिस्तान संबंध और भी जटिल हो सकते हैं, क्योंकि विशेष रूप से पहलगाम हमले के बाद जहां भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कठोर कदम उठाए हैं। यमन में लगभग 3000 से 4500 भारतीय नागरिक रहते हैं। क्षेत्र में अस्थिरता उनके लिए भी खतरा पैदा करेगा। भारत ने ऑपरेशन राहत के तहत यमन से लगभग 4000 भारतीयों, 550 विदेशी नागरिकों को निकाला है। बेन गुरियन हमले और यमन में बढ़ते तनाव के बीच यदि क्षेत्रीय संघर्ष बढ़ता है तो भारत को फिर से निकासी अभियान चलाना पड़ेगा। भारत ने यमन को मानवीय सहायता प्रदान की है, जैसे मार्च 2021 में 3,60,000 कोविड-19 वैक्सीन, खुराक और भी कई तरह की गेहूं वगैरह की चीजें। यमन में अलकायदा, इन अरेबियन पेनिनसुला और इस्लामिक स्टेट जैसे आतंकी संगठन सक्रिय हैं, और अब देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर भारत के ऊपर भी पड़ेगा इसका प्रभाव। पर यहाँ अमेरिका और इजराइल ये दोनों यहाँ साथ आते हुए दिख रहे हैं। यहाँ माना जा रहा है कि वॉल्ट्ज, नेतन्याहू और ईरान ने एक डिस्कशन किया है कि कैसे क्या किया जाएगा और कैसे आगे बढ़ा जाएगा। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।